नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कोटमी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर लोक कला जत्था ने स्वागत में गेड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में संवाद की इच्छा जाहिर की। लोगों ने एक स्वर में सहमति दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं गोरेला पेंड्रा मरवाही में जब से आया तब से लगातार बारिश हो रही है। पूरे प्रदेश में गोरेला मरवाही क्षेत्र में ही सर्वाधिक बारिश हो रही है, जो खेती किसानी के लिए जरूरी है। आज बिलासपुर संभाग में पहले विधानसभा के दौरे पर आया हूं। मैं यहां जानने आया हूं कि मंत्रालय में बैठकर बनाई गई लोक हितकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही के महाविद्यालय परिसर में स्थापित आदिवासी नेता स्वर्गवासी डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर पोर्ते के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पोर्ते ने आदिवासियों के उत्थान एवं आदिवासियों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज उनके प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमें डॉक्टर पोर्ते का जीवन प्रेरणा देना है। शहर के लालबाग इलाके में बीते दिनों एक व्यवसायी से लूटपाट की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर घायल करने वाले आरोपी को अब तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। सिंधी समाज के लोग जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1 जुलाई की रात्रि संजय कुमार गणधानी अपनी पुराना रेस्ट हाउस रोड स्थित दुकान को बंद कर कलेक्शन का पैसा बैग में रखकर दुकान से मोपेड में सवार होकर लालबाग सिंधी कॉलोनी जा रहे थे। इसी समय सिंधु भवन के पास अज्ञात 2 व्यक्तियों ने उनका रास्ता रोक लिया था और रुपए के बैग लूटने की कोशिश की। जब संजय बैग नहीं छोड़ा तब अज्ञात आरोपियों ने लोहे की रॉड एवं धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना में व्यापारी को गंभीर चोटें आई हैं। बसंतपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। जिला अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव शरद अग्रवाल ने कहा कि राजनांदगांव शहर शांति प्रिय शहर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शहर के व्यापारियों के साथ इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो कि गंभीर विषय है। राजनांदगांव शहर एवं सिंधी समाज के युवा व्यवसायी संजय घनशानी को जिस तरीके से घटना हुई है, अज्ञात लोग जिस तरीके से घटना किए हैं, उसके लिए शहर सिंधी समाज के युवा आक्रोशित हैं और यदि इस पर प्रशासन सहयोग नहीं करता या कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से युवा आगे आकर घोर कदम उठाएंगे, जिससे शायद हमें ये आश्वास है कि इन पर कार्रवाई, अज्ञात लोगों पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। हम व्यापार जरूर करते हैं, लेकिन व्यापार में अगर व्यापारी हित की बात ना हो तो थोड़ा सा तकलीफ तो होती ही है। हम संगठित हैं, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे छत्तीसगढ़ में पूरी सजगता और गंभीरता से अपने काम में लगा हुआ है। हम इस बात को लेकर प्रदेश स्तर पे भी जाएंगे और अपनी बात को पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से आगे तक ले जाकर और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेंगे। यही चैम्बर का उद्देश्य है। बिलासपुर के कांग्रेसी नेताओं ने सिविल लाइन थाने में भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस के ऊपर हुए तोड़फोड़ पर बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का आरोप लगाकर कांग्रेस द्वारा बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस पूरे मामले में सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के बयान को उदयपुर की घटना के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया, जिससे कि देश में क्रांति पैदा हो सके। सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने कहा कि देश में शहर का माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के बयान को जबरदस्ती तोड़ मड़ोड़ कर सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में एफआईआर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवर्धन राठौर और 4 अन्य सांसद और विधायकों ने जिस तरह से राहुल गांधी जी के वायनाड के कार्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना का राहुल गांधी ने जिक्र किया और उस घटना को उदयपुर की घटना से जोड़कर इन्होंने ट्विटर हैंडल में और फेसबुक और अन्य जगह सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया,
जिससे इस देश की जनता दिग्भ्रमित हो और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए जिस तरह से प्रयास किए हैं, उसके लिए हम लोगों ने FIR किया है और इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसने जो धर्म और जाति की आड़ में जिस तरह की भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो अब इनको बंद करना चाहिए और देश हित में काम करना चाहिए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जो है एक समाचार को लेकर के और उसको ट्विटर और फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया में शेयर करने पर भ्रामक सूचना फैलाने के संबंध में धारा 505 के तहत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो है लिखित आवेदन पर से एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें किसका नाम सामने आया है? इसमें जनप्रतिनिधि हैं, 5 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार के विरुद्ध FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर SP के नाम CSP को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में NSUI के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। NSUI के छात्र नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक न्यूज चैनल में गलत खबर चलाई गई, जिससे दर्शकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। राहुल गांधी उनके दफ्तर पर हमला करने वालों को माफ करने की बात कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार द्वारा उसे उदयपुर हत्याकांड के दोषियों को माफी के रूप में दिखाया जाता है, जिससे कांग्रेसी और राहुल गांधी की छवि को जनता के बीच हिंदू विरोधी बताने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर पत्रकार के विरुद्ध सामाजिक सौहार्दता बिगड़ने, अफवाह फैलाने, सम्मान को ठेस पहुंचाने, गलत वीडियो प्रस्तुत करना, झूठी टिप्पणी एवं जानबूझकर छवि धूमिल करने के तहत FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर SP के नाम से CSP को ज्ञापन सौंपने की बात कही। छत्तीसगढ़ NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के आदेशानुसार कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो जी न्यूज में गलत बयान चलाया गया, उसके खिलाफ हम यहाँ SP ऑफिस में ज्ञापन देने आए थे। रोहित रंजन के खिलाफ FIR की मांग करने आए थे। श्री राहुल गांधी जी ने SFI के कार्यकर्ताओं के हमले को माफ करने की बात कही थी, लेकिन जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन ने उसे उदयपुर हत्याकांड से जोड़ते हुए फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की छवि को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश की थी, जिस पर आज राजनांदगांव NSUI रोहित रंजन के खिलाफ FIR की मांग करने आई थी। धमतरी जिले के भानपुरी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। घेराव करने वाले ग्रामीणों ने सीधे तौर से कलेक्टर से मांग की है कि उनके गांव में एक संस्था को गांव की 5 एकड़ जमीन आवंटित की जा रही है। ग्रामीणों को शुरू से ही आपत्ति है। संस्था को 5 एकड़ जमीन देने के बाद भविष्य में गांव वालों के लिए किसी भी तरह की जमीन नहीं बचेगी। इस पर ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द आवंटित की जाने वाली 5 एकड़ जमीन पर रोक लगाई जाए। साथ ही मांग नहीं पूरी करने पर ग्रामीणों ने धमतरी बखारा मार्ग पर चक्का जाम करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। ग्रामीणों के अनुसार जिला मुख्यालय से लगभग भानपुरी गांव में गायत्री विद्यालय खोलने के लिए जमीन आवंटन मंगाया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत और ग्राम वासियों को बिना जानकारी के ही संस्था को जमीन आवंटित करा दी गई थी, जिससे ग्रामीणों में रोष पनप रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 एकड़ जमीन आवंटन के बाद गांव में निस्तारी सहित किसी भी अन्य कार्य के लिए जमीन नहीं बचेगी, जिसका खामियाजा भविष्य में ग्रामीणों को ही भुगतना पड़ेगा। लिहाजा ग्रामीणों ने आवंटित जमीन को निरस्त करने की मांग की है। वहीं मांग पर कलेक्टर धमतरी द्वारा आवंटित की गई जमीन की पूरी कार्यवाही सहित आपत्ति पर पुनः समीक्षा की बात कही जा रही है। हमारे यहाँ गायत्री विश्वविद्यालय संस्था अपन जो हमारे यहाँ जमीन है ओला कब्जा करे बर जात है और पटवारी के माध्यम से नाप जोख भी करवा डाले है। वह तो हमला दूसरा के कोई भी हमारे गांव के सदस्य के माध्यम से कुछ जानकारी हुई समझला तो हमार ग्राम पंचायत में ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा और हमारे गांव के जितना भी सदस्य है सब ला एकत्रित करके हमन अपन पंचायत प्रस्ताव और ग्रामीण से जो भी अनुमोदन करा के हमन यहाँ तक जन दर्शन में आए हेवन। और हमारा ये बचाना है कि हमारे जमीन ला बचा के रखना है और हमारे गांव के आबादी एक विरुद्ध के लड़ाई पे चला था कि हमला हर नागरिक ला हर घर ला एक आबादी चाहिए। और हमारे यहाँ जो ज़मीन है वो अभी चारागाह के लिए ज़रूरी है और हमारे यहाँ 10 एकड़ अभी वृक्षारोपण के लिए भी ज़रूरी है और वृक्षारोपण पास भी हो गए, अभी काम चालू नहीं हो है। तो हमला अपन ज़मीन ला बचा के हम रखबो ताकि हर मजदूर ला यहाँ काम दे सकन। हम आपत्ति दर्ज करने के बाद भी हमको किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिली। जैसे ज़मीन एलोकेट कर रहे हैं
तो अपन आपत्ति जैसे दर्ज किए हैं तो हमको एक जानकारी होना ताकि हम अपने ग्राम के जनता को हम बता सकें। और हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है सर, आज बाहर में हम 10 ट्रस्ट हैं, अगर ये ट्रस्ट को हम दे रहे हैं तो 10 ट्रस्ट को यानी कि सब ज़मीन बांटे हैं। हमारे गांव में ऐसे भी ज़मीन नहीं है। हम अपने गांव के जनता को हम एक आबादी दे नहीं पा रहे हैं। हम जो ग्रामीण हैं, जो मूल निवासी है वहाँ के गांव के, उसको हम ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं। और ट्रस्ट को यानी 5-5, 6-6 एकड़ यानी मान तो यहाँ पे हम वो चीज़ यानी कि ट्रस्ट को एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे, कोई भी ट्रस्ट हो। उसकी एक बार पुनर्समीक्षा करेंगे। वैसे तो ज़मीन आवंटन है वो पूरी प्रक्रियागत होती है कि उसका इश्तिहार जारी होता है, दावा आपत्ति बुलाई जाती है, कितना ज़मीन चरनोई है, कितना क्या है, सारे देखने के बाद ही अपन शासन को रिकमेंड करते हैं और शासन उसके आधार पर आवंटित करती है। और चूँकि ग्राम पंचायत वाले ग्रामीण वाले उन्हें पुनः आवेदन लगाया है कि इसमें हम देना नहीं चाहते हैं, एक बार पुनर्समीक्षा करेंगे, उसके बाद आगे निर्णय लेंगे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर कोरोना को मात दी है। वे 25 जून को संक्रमित हो गए थे। उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल मंत्री स्वस्थ हैं और वे अंबिकापुर लौट गए हैं। प्रदेश में अब तक 91 संक्रमित हुए हैं, जिनमें 21 एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। लगभग 91 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि की है। इसमें सर्वाधिक संक्रमित रायपुर में मिले हैं, साथ ही बिलासपुर और दुर्ग में मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण दर 2.06 तक पहुंच गई है। रविवार करीब 4,412 संदिग्धों का नमूना लिया गया है। तीसरी बार संक्रमित मंत्री सिंहदेव आइसोलेशन में रहकर उपचार करा रहे थे। राजनांदगांव शहर के जिला भाजपा कार्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद व जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता इस कार्यशाला में शामिल हुए। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे 3 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने भाजपा कार्यालय राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार बताए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में लाखों का चंदा देने वाले जाकिर नाइक से कांग्रेस का क्या संबंध है। वहीं पूर्व सांसद व भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि जिला भाजपा कार्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है। यह कार्यशाला का आयोजन 6 जुलाई तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आप कृपया बताएंगे कि जो दावते इस्लामी संगठन है, जिसको मानने वाले, जिन्होंने राजस्थान में हत्या का अंजाम किया, आज राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में 25 एकड़ जमीन 28/12 को उन्होंने डिमांड किया और 2 दिन के अंदर आपने उसको जमीन प्रदान कर दिया। आपका यह जो मांगने वाले हैं उनसे क्या संबंध है, किस प्रकार का यह रिश्ता क्या कहलाता है, और छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार का संबंध होना, यानी और कहाँ इसका जाल बिछा हुआ है, सरगुजा से लेकर बस्तर तक। कृपया आज ये जनता को ये जानकारी आप सब दें। भारतीय जनता पार्टी जिला राजनांदगांव का 3 दिवसीय कार्यशाला आज यहाँ प्रारंभ हुआ है।
और इसकी शुरुआत हमारे सांसद संतोष पांडे जी ने किया है और 6 तारीख को इसका समापन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी करेंगे। इस बीच सबको मिला करके 14 विषयों पर यहाँ पर प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण का तात्पर्य ये है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करें। इसमें योगाभ्यास से लेकर के सारा कुछ है, तो सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं और मुझे उम्मीद है इस प्रशिक्षण के बाद हम और ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ पर इस जिले में और इस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका को सशक्त रूप से निभाएंगे। ये शिविर के माध्यम से चुनाव को लेकर जोड़ा जा सकता है? शिविर तो एक नियमित प्रक्रिया है, हर साल एक प्रशिक्षण वर्ग होता है, इसलिए इसका चुनाव से कोई तात्पर्य नहीं है। बेमेतरा पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार परिवहन विभाग सहित यातायात पुलिस स्टाफ के द्वारा स्कूली वाहनों की जांच की गई। स्कूल बसों के लिए लगाए गए जांच शिविर में मेडिकल चेकअप, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, फिटनेस, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी डोर की प्रमुख रूप से जांच की गई। चेकिंग के दौरान कई वाहनों में छोटी मोटी खामियां भी पाई गई, जिसको पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूल के वाहन चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उसके बाद स्कूली बच्चों को कैसे सुरक्षित घर लेकर जाना है, उसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्कूल के वाहन चालकों को दी गई। बेमेतरा जिले में संचालित सभी स्कूल बसों को भौतिक निरीक्षण हेतु बुलाया था। बेमेतरा जिले में जो कॉलेज ग्राउंड है वहाँ पे, तो जितनी हमको जानकारी मिली है कि जिले में 140 बसें संचालित हैं लगभग स्कूल बसें, उसमें से केवल 73 बसें ही आई और उनमें से ज़्यादातर बसों में खामियां पाई गई। लगभग 27 बसें जो थी उनमें ही फिटनेस कराया गया है स्कूल प्रबंधन के द्वारा। बाकी जो 46 बसें हैं उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट था ही नहीं। उसी तरीके से परमिट की बात करूं तो परमिट में करीब केवल 23 बसों के पास परमिट, वैध परमिट था। बाकी 50 बसों का परमिट या तो समाप्त हो चुका था या उनके द्वारा बिना परमिट के ही वाहन का संचालन किया जा रहा है। उसी तरीके से बीमा की बात करूं तो 49 बसों में बीमा वैध था, 24 बसों के पास बीमा नहीं था। सीसीटीवी कैमरे जो अत्यंत आवश्यक हैं स्कूल बसों में, 57 बसों में सीसीटीवी कैमरे तो थे लेकिन कुछ संचालित नहीं थे, उनको सुधार करने हेतु बोला गया है। और 16 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे ही नहीं थे। जिले में ऑनलाइन चाकू बेचने वाले गिरोहों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है और सूची बनाकर संदेही की तलाशी पुलिस टीम कर रही है। साथ ही अभियान चलाकर सैकड़ों धारदार चाकू जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अमला विशेष अभियान चलाकर जिले भर में विभिन्न शहरों से 150 नग चाकू जब्त किया है। असामाजिक तत्वों ने फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी कुरियर कंपनियों से ऑर्डर कर मंगवाए थे। कानूनी कार्यवाही का हवाला देते हुए पुलिस ने चाकू धारकों को सख्त समझाइश दी है। जिले में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के माध्यम से सामान मंगाते हैं। उनके सभी कंपनियों को हमारे यहाँ की टीम ने एसएसपी साइबर और के लोगों ने एक सूची मंगा के सर्वे किया तो पता चला कि बहुत से चाकू हमारे ज़िले में आए हुए हैं, जिसको सूची मंगा के जिन लोगों ने मंगाया उनको बुलाया तो उसमें कई नाबालिग बच्चे भी हैं और कई परिवार से हैं, तो उनको सभी को बुला के समझाइश दी गई है और जो नाबालिग बच्चे हैं उनके माँ बाप को समझाइश दी गई है। ये चीज़ें एक कई आपराधिक कृत्य के रूप में भी कहीं उपयोग हो सकती है, तो इससे आप लोग संभल के रहें और इस चीज़ों को मना। अगर कोई घरेलू उपयोग के लिए लाता है तो उसका एक जस्टिफिकेशन होता है, वो जस्टिफिकेशन नहीं मिला तो इन चाकू को हमने रखा है। और साथ ही सभी से अपील है कि 6 इंच से ऊपर की कोई भी इस तरह के धारदार वस्तु रखते हैं तो आम सेक्टर में कार्रवाई भी होती है। बच्चे भी हैं, उनका आगे के करियर भी है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीज़ें ना बढ़ाएं। कभी कभी क्या है, इन्हीं चीज़ों को स्टेट सिंबल के रूप में रखें और गुस्से में या जोश में कभी लड़ाई झगड़े में उपयोग होता है जो कि बड़ा घटना कारित हो सकता है। तो हम भविष्य में भी इस तरह से अन्य कंपनियों से भी टाई अप रखें और उनसे बात करके इस तरह की कोई भी चीज़ और कहीं गलत रूप में तृप्त पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। कितने बटन चीज जब्त किए गए? इसमें अभी टोटल हमको जो चाकू के रूप में मिले हैं वो 150 नग मिले हुए हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपियों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर लगभग 12 लोगों से धोखाधड़ी की है।
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों प्रार्थी सरोजगिरी पुंजे लोहार पारा ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी पिंकी रंधटाटे निवासी अटल आवास पेंड्री व कुंज बिहारी दास बैरागी निवाई रेवाड़ी ने उससे व उसके मोहल्ले के अन्य लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में बने आवास को 25-25 हजार रुपए में दिला देने का लालच देकर वार्ड वासियों से 10 से 12 हजार रुपए ले लिया और 6 महीने के बाद भी पीएम आवास नहीं मिला, जिसके बाद कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सीएसपी गौरव राय ने कहा कि पीएम आवास दिलाने के नाम पर 12 लोगों से 10 से 12 हजार प्रति व्यक्ति लिया गया है और धोखाधड़ी की है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी सरोज गिरपुंजे द्वारा थाना कोतवाली में शिकायत आवेदन दिया गया, जिस पर बताया गया कि 2 व्यक्ति कुंज बिहारी और पिंकी नामक 2 व्यक्ति द्वारा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के लिए उन्होंने पैसे लिए उनसे और वो नहीं किया, तो ठगी के कारण ये शिकायत पर 406 और 420 579/22 FIR दर्ज की गई है। दुर्ग के पटेल चौक पर सोमवार की सुबह स्कूटी सवार 2 युवकों को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई तो दूसरा युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पटेल चौक पर सोमवार की सुबह उस वक्त एक गंभीर हादसा घटित हुआ जब रेड लाइट को तोड़कर 2 स्कूटी सवार सड़क क्रॉस करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान चौक से गुजर रही PDS चावल का परिवहन करने वाली ट्रक की चपेट में स्कूटी सवार आ गए। इस घटना में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर अपनी चिकित्सा शुरू कर पाते इससे पूर्व ही दूसरे घायल युवक ने भी अपना दम तोड़ दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृत युवकों की पहचान बोरसी निवासी बिरबल साहू व मन्नू लाल साहू के रूप में हुई, जो दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट से निकलकर पटेल चौक से होते हुए इंदिरा मार्केट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें दोनों ही युवकों ने दम तोड़ दिया। मृतकों के शव को पुलिस ने मरचूरी पहुंचा दिया है और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस वक्त हम खड़े हैं दुर्ग शहर के हृदय स्थल पटेल चौक पर, जहां आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर 2 युवक जो है ट्रैफिक सिग्नल को जंप करते हुए ट्रक की चपेट में आए हैं, जिससे उनकी मौत हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये शहर का हृदय स्थल है, कलेक्ट्रेट से लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा आवाजाही इसी रोड पर रहती है और मात्र यह दुर्ग कोतवाली थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में यहाँ पर इस तरह की घटना होना एक बड़ी लापरवाही को दर्शा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, बावजूद इसके यहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और आज भी एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दूं कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई थी। उनके सामने में 2 युवक ट्रैफिक सिग्नल को जंप करते हुए यहाँ से क्रॉस हुए और यही वो स्थान है जहाँ पर वो ट्रक की चपेट में आ गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए वह उतनी दुरुस्त नहीं है शहर के हृदय स्थल पर, और थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर इस तरह का हादसा होना एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। दुर्ग से इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। राजनांदगांव डोंगरगढ़ के राधिका लॉज में तिल्दा रायपुर के पत्रकार संतोष छाबड़िया की रूम में फंदे से झूलती लाश मिली। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। संतोष छाबड़िया पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड नंबर 16 तिल्दा रायपुर निवासी ने धर्मनगरी डोंगरगढ़ के राधिका लॉज के रूम में पंखे में गमछा बांधकर झूल गया। बताया जा रहा है कि संतोष छाबड़िया तिल्दा रायपुर से 1 जुलाई से घर से निकला था रायपुर ऑफिस के लिए 60,000 रुपए जमा करने, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंचा और रात को 9 बजे इनका दोनों नंबर बंद हो गया। इसके बाद सुबह राधिका लॉज पहुंचा और दोपहर को खाना खाने गया। उसके बाद अपनी इह लीला समाप्त कर ली। लॉज संचालक ने जब दरवाजा खटखटाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिस थाना जाकर सूचना दी और पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़कर देखा तो पंखे पर झूलती लाश नजर आई। शव के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में राधिका लॉज है, रूम नंबर 15 में एक संतोष छाबड़िया तिल्दा नेवरा निवासी रायपुर निवासी रुके हुए थे। ये किसी काम से यहाँ आए रहे होंगे। दोपहर को ये खाना खाने के लिए गए, वापस आए। शाम 5 साढ़े 5 बजे तक उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था। लाश के जो मालिक हैं उन्होंने दरवाज़ा खटखटा कर खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से बंद था, नहीं खुला। बहुत देर बाद उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के चेक किया, रूम नंबर 15 का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसे खटखटा करके आवाज़ दी गई, पर वो जो अंदर थे वो खोले नहीं दरवाज़ा। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ करके अंदर देखा कि संतोष छाबड़िया नाम के व्यक्ति हैं
उन्होंने अपने ही गमछे से पंखे में फांसी का फंदा बना करके आत्महत्या कर लिया है। होटल वालों की सूचना पर मर्ग इंटीमेशन लेकर के अभी मर्ग विवेचना की जा रही है। उनके परिजनों को सूचना देने के लिए संबंधित थाना क्षेत्र को भी अवगत करा दिया गया है। आगे इसमें विवेचना कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। अब खबरें मध्य प्रदेश से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह धुआंधार चुनावी प्रचार करने खंडवा पहुंचे। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। बीजेपी और कांग्रेस को प्रदेश के विनाश के लिए कोसा, साथ ही दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरह विकास करने का वायदा किया। नगर निगम चुनाव में आपने अधिकृत प्रत्याशी वंदना सोनी के समर्थन खंडवा में जन समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खंडवा निगम में 20 वर्षों से भाजपा सत्ता में है, इसके बावजूद भी शहर का विकास नहीं हो पाया है। भाजपाइयों पर सत्ता का भूत सवार है, इसे झाड़ू मारकर उतारना है। साथ ही अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया पर भी दुख जताया। और इसलिए आया हूँ कि केजरीवाल जी ने कभी झूठ नहीं बोला जनता के साथ। उन्होंने कहा बिजली फ्री करेंगे, किया। कहा पानी फ्री करेंगे, किया। कहा शिक्षा फ्री करेंगे, किया। कहा स्वास्थ्य फ्री करेंगे, किया। कहा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, कराया। खंडवा में हम कह रहे हैं हाउस टैक्स माफ करेंगे, करेंगे। हम कह रहे हैं कॉमर्शियल टैक्स माफ करेंगे, पानी का बिल माफ करेंगे। और जिन संसाधनों की लूट होती है, आज नगर निगम के लिए पैसे की कमी नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन का पैसा आता है, अमृत योजना का पैसा आता है, राज्य सरकार का अनुदान आता है नगर निगमों की सफाई व्यवस्था के लिए और विकास कार्यों के लिए, लेकिन उन पैसों में लूट और भ्रष्टाचार होता है। इस लूट और भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर, जैसे दिल्ली में हमने बजट दोगुना किया और विकास किया, ऐसे नगर निगमों में, वो चाहे खंडवा हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, इन नगर निगमों में भी हम विकास के कार्य को तेजी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने निजी सचिव अवधेश तिवारी को हटाया। पत्नी को सरपंच बनाने के विवाद के बाद उठाया कदम। हालांकि तिवारी ने आरोप को निराधार बताया है। इसमें विधानसभा के स्थानीय कर्मचारियों का हाथ बताया जा रहा है। विधानसभा के निजी सचिव अवधेश तिवारी पर आरोप था कि सरपंच चुनाव में इनके इशारे पर अधिकारियों ने सरपंच प्रत्याशी मोले द्विवेदी को धमकाया और मन मुताबिक अपनी पत्नी को जिताने के लिए पोलिंग बूथों पर पसंदीदाओं को वोटिंग करने भेजा गया। इसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि अब थाना प्रभारी और एसडीएम पर कार्रवाई हो सकती है। शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसी नगर के मतदान क्रमांक 239 महुआ टोला के काउंटिंग के दौरान बदमाश खिड़की तोड़कर घुसे। पीठासीन अधिकारी से मारपीट कर इस मतदान केंद्र से मतपत्र लूटने वाले 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। 1 जुलाई को महुआ टोला बूथ में काउंटिंग के दौरान यहां के 11 ग्रामीणों ने मतदान की खिड़की तोड़कर मतदान केंद्र में प्रवेश कर पीठासीन अधिकारी कृष्ण कुमार राव के साथ मारपीट कर मतपत्र लूट लिया था। हालांकि कुछ समय बाद पुलिस ने मतपत्र बरामद कर लिया था। पुलिस ने सभी मतपत्र लुटेरों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। साथ ही उनके खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई की गई। तृतीय चरण के पंचायत के चुनाव में मतदान हो चुका था। मतगणना के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो बदमाशी की गई
और उन्होंने बलात् खिड़की से प्रवेश करके मतपत्र को लूटने की कार्रवाई, उसके विरुद्ध सभी आरोपियों पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग को हम लोगों ने सूचना बना के भेज दी थी, जिसमें कि 4 तारीख का दिन जो है पुनर्मतदान के लिए नियत किया गया है। समस्त गाँव वासियों को सूचना दी जा चुकी है और मुनादी भी करवाई है कि कल सब लोग आएँ और शांतिपूर्वक मतदान करें और कोशिश ये करें कि हमारा निर्धारित समय तक मतदान पूरा हो जाए, जिससे कि हमें गणना में दिक्कत न जाए। इसमें द्वितीय चरण के मतदान में जब मतगणना देर रात्रि में हो रही थी तो कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां आकर खिड़की तोड़कर उसके अंदर प्रवेश किया, पोलिंग बूथ के अंदर पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट की और मतपेटी और कुछ नकद लूट करके ले गए। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आज दिनांक को 11 जो सभी आरोपी थे नामजद सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इन सबको जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन और पुलिस मिलकर इन सब के विरुद्ध रासुका की भी कार्रवाई कर रही है। समस्त ग्रामीणों से आग्रह है कि जो मतदान है कल होने वाला रीपोलिंग है, इसमें शांतिपूर्वक निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करें। इंदौर जिले के बहुचर्चित टीआई हाकम सिंह पवार सुसाइड मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 2 लोगों का उनका पति का होने का दावा करने से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। दूसरी पत्नी ने पवार की खुदकुशी के लिए घायल एएसआई रंजना खांडे पर आरोप लगाया है। टीआई पवार ने अपने साथी एएसआई को गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद रेशमा एसआई की पत्नी होने का दावा कर रही थी, जबकि पुलिस लीलावती को ही प्रमुख पत्नी मान रही है। रेशमा ने घायल एएसआई रंजना खांडे पर भी कई संगीन आरोप लगाए हैं। आय से अधिक धनार्जन पर घायल एएसआई पर विभागीय कार्यवाही के लिए तलब किया है। व्यापारियों से पैसे के लेन देन व संपत्तियों सहित टीआई से ब्लैकमेलिंग आदि पहलुओं पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। मैं कम से कम थाना गौतमपुरा में पोस्टिंग हुए थे, उसके 2 महीने बाद ही मैंने शादी कर ली थी। उन्हीं के साथ रहती थी इतने साल से। मेरा खाना पीना खर्चा सब चीज़ का बहुत ख्याल रखते थे। जब भी छुट्टी आते घर आते थे, जब भी इंदौर से कहीं से भी थाने से बोलते थे कि मैं छुट्टी जा रही हूँ तो मेरे पास ही आते थे। कभी कहीं नहीं, बस यहाँ आते थे, खाली बोलते कंट्रोल रूम में कुछ काम है और ग्लोबल वाले के यहाँ जाने का बोलते थे। और भी शादी की थी इन्होंने? उनकी और शादी का तो नहीं पता था, लेकिन ये ऐसा ही ब्लैकमेल कर रही थी। ये 1 साल पहले तो उन्होंने पैसे मेरे को भी बोली थी। हमने कहा था, हमारी लड़ी भी हुई थी घर में कि वो कर रही है, तो बोले कि वो बहुत बेकार हो रहे थे और उसका भाई भी बहुत खराब है। क्यों कर रहे थे? ये नहीं पता। बोल रही, मेरे को फोन लगाया था कि कौन तू उज्जैन से बोल रही है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं उज्जैन से नहीं बोल रही हूँ। फिर बाद में मैंने उसको बोला कि तू कौन है? मैं प्रदीप सर के सामने खड़े होकर तुम लोगों के लिए वो करूँगी, तुम हमें परेशान कर रही। तो बोल रही थी सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, आ जाना, तेरे से जो बने कर ले। ये बोल रही थी ये महिला। पूरे मामले के लिए एक एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी इस मामले से जुड़े हर बिंदु या जो मुद्दे आपने अभी उठाए उस सारे बिंदुओं पर बड़ी गहराई से तफ्तीश कर रही है। क्योंकि ऐसे मामलों में यानी कि हत्या को उत्प्रेरित करने के लिए, अगर इस तरह के जो आत्महत्या को उत्प्रेरित करने के लिए इस तरह के जो मामले आते हैं, उसमें उसका जो फलक, उसका जो विस्तार होता है हर बिंदु तक होता है। और अगर तथ्य वास्तव में पाए जाते हैं जो उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होते हैं, तब इसमें कार्रवाई की जाती है। वरना जो भी परिस्थितियां थी, जिस घटनाक्रम में चीज़ें हुई, उसमें उनके परिजनों से लेकर के उनके मोबाइल फॉरेंसिक के जो डिटेल्स हैं, उनके जो मोबाइल से जो जानकारियां मिली हैं, इन सारे चीज़ों को लेकर के जो एसआईटी बनाई गई है, जो स्पेशल टीम बनाई गई है, वो उनकी बड़ी गहराई से जांच कर रही है और जल्दी उन सारे तथ्यों को लेकर के इसमें पुलिस अंतिम निष्कर्ष पर पहुँच जाएगी। थाना ग्वालटोली में जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है उसमें थाना प्रभारी तत्कालीन जो थे उनके विरुद्ध एक 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसके अलावा एक मर्ग जांच चल रही है। मर्ग जांच में अभी कुछ स्टेटमेंट्स हुए हैं, तो उसमें जो श्री पवार थे उनकी जो पहली पत्नी उज्जैन की रहने वाली हैं, लीलावती नाम है उनका, उनके भी स्टेटमेंट हुए हैं। इसके अलावा एक इंदौर से महिला भी सामने आई है जिन्होंने बताया कि वो जो है उनके साथ कुछ समय तक रही हैं। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे की शहादत की खबर से भिलाई, दुर्ग समेत छत्तीसगढ़ में शोक है। आज लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे का अंतिम संस्कार किया गया। नई दिल्ली स्थित बरार स्क्वायर मुक्तिधाम में सेना के जवानों ने अंतिम विदाई दी। सब शहीद कपिल देव पांडे को याद कर रहे हैं।
गौरतलब है कि 3 दिनों से लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे लापता थे। कल रविवार को ही उनका शव मिला। वो इम्फाल में हुए लैंडस्लाइड चपेट में आ गए थे। उनकी मौत से उनके 2 बेटों अभिराज और अवीर के सर से पिता का साया उठ गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कपिल देव पांडे भिलाई प्रेस क्लब की अध्यक्ष भावना पांडे के भाई थे। परिजनों के मुताबिक घटना बुधवार रात करीब 12:30 बजे हुई। मीनापुर के इम्फाल में निर्माणाधीन जीरीबम रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन के पास आर्मी का बेस कैंप था। उस बेस कैंप में लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे भी थे। जिस समय हादसा हुआ, कपिल देव अपनी मां कुसुम और बहन भावना पांडे से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। मां ने उससे पूछा भी था कि कपिल 3 साल से भिलाई नहीं आए, कब आ रहे हो। इस पर उन्होंने जल्द आने की बात भी कही थी। इसी दौरान अचानक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसके बाद कपिल ने मां से कहा कि लगता है कैंप के पीछे कुछ हुआ है, वहां जाना पड़ेगा। यह कहते हुए उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद से लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव का मोबाइल बंद आ रहा था। बताया जा रहा है कि वह लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। 3 दिनों की खोजबीन के बाद उनका पार्थिव शरीर मणिपुर से सेना ने खोजा। सूचना मिलते ही दिल्ली में पदस्थ उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल छवि पांडे वहां पहुंची और शव की पहचान कपिल देव पांडे के रूप में की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।